नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं, जो रोहित वैद्वान सर की जो प्रैक्टिस सेट बुक है उसका पहला सेट है। इसमें 35 सेट दिए हुए हैं, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? ऑप्शन ए, विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास में केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? ऑप्शन ए, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या और क्यों आ गई, तो इसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की निरंतरता, विकास की अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? ऑप्शन 1 दिया है पारिवारिक समाजीकरण, 2 में है समकक्षी संबंधों द्वारा, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी से। 1 2 3 4 सभी से होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण या संरक्षण। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतीकात्मक खेल। क्वेश्चन नंबर 6, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? ऑप्शन ए, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संचालन। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। या नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8,
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापक और मूल्यांकन, केवल अध्यापन, केवल मूल्यांकन, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जहाँ केवल शब्द आया है वो तो कभी सही हो ही नहीं सकते, इसलिए इन्हें काट दो। इसमें दे रहा है प्रवाही बौद्धिकता की पहचान, इसलिए ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अवलोकनात्मक अधिगम, पाठ, द्वंद्वात्मक अधिगम, अनुकूलन। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाठ, इसके फोल्डिंग का इस्तेमाल कर रही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देगा। बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बौद्धिकता को निष्पादन करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। क्वेश्चन नंबर 13, 1.5 से 2.5 साल की उम्र में के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? वाचन का अधिविस्तारण, तार प्रेषित वाचन, नववाद या बकवाद। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तार प्रेषित वाचन, टेलीग्राफिक स्पीच। क्वेश्चन नंबर 14, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, दोनों लिंगों के बीच आनुवंशिक भेद, लैंगिक स्थिरता। आंसर है लैंगिक रूढ़िवाद। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल, स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो तैयार करना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, वंचित और हाशिए पर
स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, या विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा में साम्यता। क्वेश्चन नंबर 17, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। क्या है? स्वलीनता, गणितीय वैकल्य, आलेखी वैकल्य, या पठन वैकल्य। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणित संबंधी गणनाओं को नहीं सीख पाता है तो उसके लिए डिसकैलकुलिया, मैथ में कैलकुलेशन होती है इसलिए इसका होता है डिसकैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 18, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, पढ़ाते हुए अव्यक्तिक शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रण संप्रेषण का इस्तेमाल, या संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? ऑप्शन ए, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, अभिसारिक सोच सीखने के। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, या बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। आंसर है 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों
गतियों का संज्ञान नहीं करते। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते। बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना, अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाएं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 24, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों क्षीण होती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। ऑप्शन बी में है क्रियात्मक जड़ता, सृजनात्मकता, अविचारी चिंतन। सी, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अविचारी चिंतन, सृजनात्मकता। यहाँ ऑप्शन डी है अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, लैक ऑफ रेस्पॉन्स सेट, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने और प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। या शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों प्रशिक्षण देना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखकर, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण एवं
अलग अलग समूह बनाकर। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके? हाँ, इससे विद्यार्थियों शिक्षकों के आज्ञा पालन एवं आदर करने के मूल्यों को की सीख मिल सकती है। हाँ, केवल एक ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन एवं यथार्थिक संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों को प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिसे उनकी सांप्रत्यिक स्पष्टता में कमी रहती है। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिसे उनकी सांप्रत्यिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? ऑप्शन ए, हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। ऑप्शन बी, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। ऑप्शन सी है, गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। ये आंसर की है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।